हेलो। राम राम, नमस्कार। ठीक ठाक हो? एक बार ऑडियो वीडियो दोनों बताना कि बिल्कुल सही है कि टेक्निकल टीम से अनुरोध, एक बार कमेंट बड़े दिखाने का काम करें। मोहित रोइला नमस्कार। चरणतिल, ज्योति, विशाल, अमित, ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं के? योगी की पार्टी से राम राम भाई सभी को। पूजा मलिक, ज्योति, रोहल, जितेंद्र, नवीन, विशु, ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं, एक बार बताने का काम करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। बताइए सेवा से ओके है के? ठीक ठाक है। सविता, सतवीर शर्मा ओके। एसडी, ज्योति, नरेंद्र, विनोद, सुषमा, विनोद, वंशी, मोहित, न्यूज देसी, ज्योति धनखड़, अंजलि, दीपक, पूजा मान, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर दिया क्लास शुरू? चलो शाबाश, एक बार शेयर कर दे रहे हो उसने। चलो शाबाश। दिलबाग, दीपिका, विशु, प्रदीप, विक्रम। आज की क्लास में हरियाणा जी के, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल जी के, नेशनल करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। कुछ अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, जुड़े रहिए लास्ट तक। चलो भाई, हर हर महादेव सभी को, जय श्री राम। कर दिया शुरू? राम राम जी। आज हरियाणा जी की स्पेशल क्लास है और इस क्लास में जो है एचएसएससी सीईटी हो गया, पीजीटी स्क्रीनिंग, अन्य कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो उस खातिर यह क्लास बेस्ट है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला प्रश्न के है अपना, शुरुआत कर दे वहां। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? यानी जो डिफेंस रक्षा एकेडमी है, इसके नए प्रमुख पूछ रहे क्या कौन बने हैं। याद करिए, जिस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब 1 मार्च साल 2002, बात है 1 मार्च 2002 की। 1 मार्च 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने डीआईए की स्थापना करने का काम किया था। यानी डीआईए की स्थापना कब हुई थी? डिफेंस इंटेलिजेंस वो है एजेंसी जो है 1 मार्च 2002 को इसका जो था गठन हुआ था। और इसका जो मुख्यालय जो है वो कड़ा है कैबिनेट सचिवालय जो है दिल्ली के अंदर, कैबिनेट सचिवालय। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय जो है, और ये कड़ा है कैबिनेट सचिवालय। तो जितने भी अपने पॉलिटिकल पोस्ट के वो हैं, ऑफिस हैं, वो सारे के सारे एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम क्या है? रायसीना हिल। यानी रायसीना हिल जो है, रायसीना लुटियंस जोन भी जिसको बोला यहाँ पे, रायसीना हिल दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय है रक्षा खुफिया एजेंसी का। और 1 मार्च 2002 को इसका गठन हुआ था, कैबिनेट सचिवालय यानी रायसीना हिल इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। इसका जो प्रमुख हुआ किसका अंडर में काम करा? तो रक्षा मंत्रालय के अंडर में डायरेक्ट काम करा सीधे तौर पर। ठीक है, यानी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह जो है उसके अंडर में सीधे के सीधे तौर पर यह काम करा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज के, इसका जो पहला अध्यक्ष जो बना था जिस समय 2002 में इसका गठन हुआ था, तो वो कौन थे? वो थे कमल डाबर। ठीक है, कमल डाबर। और आज पूछ रखा है कि वर्तमान समय में कौन है, तो कमल डाबर तो पहले थे, वर्तमान समय में कौन है? एस के त्रिपाठी, टी के एस माथुर, जी ए वी रेड्डी या फिर पी के आर यादव। तो सबसे पहला सही उत्तर दिया है नवीन कुमार जो है। सीमा रोहिला ने सबसे पहला उत्तर दिया है। जीएवी रेड्डी जो है वो वर्तमान समय में जो है, जीएवी रेड्डी जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? डीएवी रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, 3-4 बात याद रखनी है। 1 मार्च 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इसका गठन हुआ था। कैबिनेट सचिवालय जो है इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, रायसीना हिल के अंदर है। सीधे किसके रिपोर्ट करता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन डायरेक्ट सीधा के सीधा आता है। पहला अध्यक्ष कौन था? कमल डाबर है। आज कौन है? जीएवी रेड्डी। बस आज आड़ा याद रख लियो, जीएवी रेड्डी जो है इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। बस इतनी बात याद रखनी। हाँ, यो भाई एक बैच है अपना, लिसो ऐप को पुराना लग रहा है, बता दूं, नेशनल जीके थ्योरी बैच है। इसमें पढ़ाओगे विजय सर हिस्ट्री है, रोहन झा सर पॉलिटी और ज्योग्राफी, गजब के टीचर हैं। अशोक सर बायोलॉजी जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, और मनदीप सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाओगे। विवेक सर इकोनॉमिक्स के बादशाह है। तो 15 तारीख ने पेमेंट लिंक सुबह 9 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, 15 फरवरी ना। काम क्या करना? लिसो ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में जाकर। जब घनी दिक्कत हो तो इन नंबर पर फोन कर लियो। फीस फास शायद कड़ौरो देर क्यों 199 रुपये 5 महीना की, देख लियो सारे इसके बारे में पोस्टर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई क्या है।
हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है, बार बार इस प्रश्न का पे जिक्र करा, तो साहित्य में से क्या होगा? बढ़िया साहित्य होगा, उसमें से गंध आओगी, सुगंध आओगी बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो गंध आओगी साहित्य में से, तो हरिगंधा कौन सी है? हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा है। दो तीन चीज याद रखने अपन, अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में साहित्य की अगर आप बात करें, हाँ, तो सबसे पहला नाम इस दिशा में आता है हर्षवर्धन का। ठीक है, यानी हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक है, और कन्नौज जिसकी राजधानी है, और कन्नौज से पहले थानेश्वर जिसकी राजधानी है। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का प्रतापी राजा है, भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड कहा जाता है। ठीक है, यानी भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड किसको बोला जाता है? थोड़ा सा डीप में बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड, ठीक है, तो भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड किसको बोला जाता है? हर्षवर्धन के काल को बोला जाता है। ठीक है, यानी भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड किसका बोले जाओ? हर्षवर्धन। अपन बेरा है नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शी का है। तीन नाटक संस्कृत भाषा में लिखने का काम किसने किया था? हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन के दरबार में एक महान कवि रहा करते थे जो हरियाणा प्रदेश से ही संबंध रखते थे, जिनका नाम क्या है आपको पता है? बाणभट्ट जिनका नाम है, जिनका एक रचना थी कादम्बरी, जो भारत का संभवतः पहला उपन्यास था कादम्बरी। कादम्बरी के अलावा उन्होंने हर्षचरित नामक किताब लिखी थी। एक और किताब बाणभट्ट की थी, वो कौन सी है? पार्वती परिणय। ये किताब मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्वती परिणय। यह किताब भी किसने लिखी थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी होगी? तीन किताब याद रखनी बाणभट्ट की प्रमुख रूप से, पार्वती परिणय, कादम्बरी, हर्षचरित। कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास। तीन किताब किसकी याद रखनी है? तीन किताब अपन बाणभट्ट की याद रखनी है, पार्वती परिणय, कादम्बरी, हर्षचरित। हर्षचरित और कादम्बरी बार बार आपने पूछ ली, लेकिन यह नई चीज है, याद रख लियो। पार्वती परिणय किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था, जो किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट का एक बेटा था, वो भी बहुत बड़ा लेखक हुआ है, जिसका नाम क्या था? भूषण था। ठीक है, यानी बाणभट्ट का बेटा है, इसका नाम क्या है? भूषण नाम है, बाणभट्ट का बेटा है। और वो भी भूषण भी क्या था? अपने जमाने का बहुत बड़ा कवि था। इसके अलावा जो हर्षवर्धन जो है, क्यों हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड कहा जावा? कि मैंने तो इसके पास है कुछ ना कुछ तो मामला होगा, जदे इतनी बड़ी उपाधि देने का काम किया गया, क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे साहित्यकारों को इसने, जैसे कृष्ण देवराय का नाम आओगा अगर आप तुलु वंश को जब पढ़ते हैं, तो कृष्ण देवराय प्रथम जो था, सॉरी, कृष्ण देवराय जो था तुलु वंश का, वो क्या किया करता? साहित्यकारों को संरक्षण दिया करता। यो एक काम हर्षवर्धन कराया करता। एक नाटककार हुआ करता था हर्षवर्धन का टेम पे, इसके अंदर धावक नाम का एक नाटककार था। ठीक है, यानी धावक नाम का नाटककार जो था, वो थानेश्वर में किसके दरबार में रहा करता? तो थानेश्वर में धावक नाम का वो था, किसके दरबार में रहा करता? हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता। एक और बंदा रहा करता जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विद्वान था, जिसका नाम क्या है? गुणप्रभ। गुणप्रभ जो है वो भी किसके दरबार में रहा करता? हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता, गुणप्रभ। ठीक है, वसुबंधु जो है उनका शिष्य था। वसुबंधु एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान है, उनका शिष्य गुणप्रभ जो है, यो भी हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन का दरबार में रहा करता। और इसने किताब लिखी थी तत्व संदेश शास्त्र। तत्व संदेश शास्त्र, ठीक है, तत्व संदेश शास्त्र जो किताब थी वो किसने लिखी थी? तो तत्व संदेश शास्त्र किताब गुणप्रभ ने लिखी थी, हर्षवर्धन का दरबार में रहा करता। दावक भी हर्षवर्धन का दरबार में रहा करता, भूषण भी हर्षवर्धन का दरबार में रहा करता, बाणभट्ट का अपना भी रहा, बाणभट्ट भी हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता। इसके अलावा मयूर का नाम आपने सुना होगा, मयूर का संबंध भी हरियाणा प्रदेश से है। ठीक है, दावक का संबंध भी हरियाणा से है, मयूर का संबंध भी हरियाणा से है, बाणभट्ट का संबंध भी हरियाणा से है, भूषण का संबंध भी हरियाणा से है। मयूर ने आप जानते होंगे, तो मयूर ने मयूर शतकम लिखी थी, सूर्य शतकम लिखी थी, मंगत दिवाकर लिखी थी। ठीक है, मंगत दिवाकर उरा लिख दी हूं, मंगत दिवाकर। ठीक है, मंगत दिवाकर, सूर्य शतकम, मयूर शतकम। ठीक है, ये सारे की सारी रचनाएं किस बंदे की है? तो ये सारे की सारी रचनाएं किसकी है? मयूर की है। और मयूर भी कड़ा का था, हरियाणा का था। अगर आप हरियाणा की और बात करें, साहित्य में थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, तो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कोई आपसे पूछता है कि पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपने ध्यान रखना कि पुरानी हिंदी का प्रथम कवि जो किसको माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाओ। ठीक है, पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है पुरानी हिंदी का हरियाणा का प्रथम कवि माना जाओ है। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाओ? पुष्पदंत को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाओ है। हरियाणा के बहुत सारे हो गए, मयूर हो गया, मयूर हो गया, दिवाकर हो गया, इसके अलावा जो है दावक हो गया, भूषण हो गया, बाणभट्ट हो गया, सारे के सारे कड़ा कहते हैं ये हरियाणा प्रदेश के रहने वाले थे। बस इतनी बात आपने याद रखनी। ठीक है,
तो हो जाओगा, यानी भारतीय इतिहास का गौरव मानदंड किसको कहा जाओ? हर्षवर्धन को कहा जाओ। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। पार्वती परिणय बहुत अच्छी किताब है, बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। बाणभट्ट का बेटा भूषण भी हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता। गुणप्रभ भी हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता, जो वसुबंधु का शिष्य था। वसुबंधु एक बौद्ध विद्वान है। और गुणप्रभ ने कौन सी किताब लिखी थी? तत्व संदेश शास्त्र लिखने का काम किया था। मयूर शतकम, सूर्य शतकम, ये मयूर के लिखी हुई है। और मंगत दिवाकर भी किसने लिखी थी? वो भी मयूर ने लिखने का काम करा था, जिसका संबंध हरियाणा प्रदेश से है। पुष्प दंत जो है, इसका संबंध भी हरियाणा के रोहतक जिले से है। पुराने हिंदी का प्रथम कवि इसको माना गया है। राज्य में अशुभ माने जाने वाली संख्या पूछ रखी। राज्य का मतलब वो हरियाणा है, और हरियाणा राज्य में वो संख्या कौन सी जिसको आप शुभ नहीं मानते हैं, अशुभ मानना उस संख्या ने। उस संख्या का नाम हमने बताना कौन सी है? 3 और 7, 7 और 11, 3 और 13, 11 और 13। यानी जो संख्या को अशुभ मानना, आप बताओ से बस फटाफट, अशुभ किसको मानने का काम करते हैं? कौन सी संख्या को आप हरियाणा प्रदेश में अशुभ मानना है? सी, बिल्कुल सोनिया यादव सबसे पहले उत्तर दिया आपने। 3 और 13, 3 और 13 जो है वो शुभ जो है अशुभ संख्या मानी जाती है हरियाणा प्रदेश में। अच्छा, जब हम सगुन अपसगुन पढ़ते हैं तो एक मेहत्तर नाम का सगुन अपसगुन आओ। मेहत्तर, फटाफट नो बताओ, मेहत्तर सगुन है या अपसगुन है? मेहत्तर बताओ से बस, मेहत्तर के है सगुन है या अपसगुन है? मेहत्तर, मेहत्तर के हो, देखो सगुन है या अपसगुन है? मेहत्तर जो है, जिस टाइम पर सुबेरे आप घर तक लिखना है, मान लिया कोई भी लेडीज है, काली बुहारी ले रही हो हाथ में, काली झाड़ू जिसने बोला, हाँ काली बुहारी काट दी होनी उसने, उसने मेहत्तर बोला यहाँ पे। बिल्कुल अतुल कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया है, ये सगुन है। ठीक है, आप सगुन नहीं है। मेहत्तर जो है, काली रंग की झाड़ू जो है, वह कोई महिला काटते हुए दिख जाओ तो उसको क्या बोलेंगे आप? मेहत्तर बोलेंगे। और मेहत्तर जो है के है, एक सगुन है। ठीक है, क्या है? अच्छा, एक रोटी मुड़ना हो हरियाणा प्रदेश के अंदर, रोटी मुड़ना किसका संकेत हो है? तोप जो माता बहन जो है रोटी पाओ है, रोटी मुड़ना जो है, ये किसका संकेत हो है? रोटी मुड़ना। देखो अपन नॉर्मल बात लगे गोल रोटी पाना, भाई जो अपने लेडीज है अपन आराम तक करे कर दें, गोल रोटी 2 मिनट में तैयार हो जाए। 1961 की बात है। फ्रांस नाम का एक देश है, फ्रांस का एक दल आया था हिंदुस्तान के अंदर, और जब वो हरियाणा प्रदेश के अंदर खासतौर पर उत्तर भारत में आनी, देख के चकित रह गए थे कि गोल रोटी जमा इतनी 1 मिनट में पहुंच दें। भाई हमारा तो ट्रेनिंग याद ही जाओ शुरू से। एक डॉक्यूमेंट्री बना के ले गए थे उस टाइम पे 1961 के अंदर वो लोग, और बड़ा अचंबा माना था कि हिंदुस्तान की महिलाएं जो है मिनटा में गोल रोटी पहुंच दें। ठीक है, हाँ, मेहमान आने का, मोहित रोहिला बिल्कुल सही। अतिथि आने का, अगर अंबटे हुआ होगा या फिर कोई रिश्तेदार आओगा, वो रोटी मुड़ना जो किसका संकेत हो हरियाणा प्रदेश के अंदर? किसी के आने का, मेहमान आने का, गेस्ट के आने का संकेत होता है कौन सा? रोटी मुड़ना। ठीक है, इसके अलावा एक दर्शन माना जाता है हरियाणा में, सधुआ दर्शन। सधुआ दर्शन, यो जो सधुआ दर्शन है, यू के सगुन है अपसगुन है? सधुआ दर्शन बताओ शाबाश। सधुआ दर्शन सगुन है कि अपसगुन है? सधुआ दर्शन का मतलब क्या हो गया? जमा कसुत्ती सिंगर के कोई लेडीज जो है वह जान लग रही है गाड़ में, और उस श्रृंगार वाली औरत को अगर देख ले तो उसको सगुन माना जाओ या अपसगुन माना जाओ, यह बात पूछ रखी हो रहा है। रवि पागल दीवाना अशुभ, गलत है, अशुभ नहीं माना जाता। सधुआ दर्शन जो है वो शुभ माना जाता है, सगुन माना जाता है इसको। ठीक है, शुभ माना जाओ। ठीक है, सधुआ दर्शन है क्या माना जाओ? शुभ माना जाओ। ठीक है, तो 3 और 13 हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या माने जाओ? अशुभ संख्या। मेहत्तर जो है, काली झाड़ू ले मिल जाओ, सगुन है। रोटी मुड़ना हरियाणा प्रदेश के अंदर किसका परिचायक है? तो वो अतिथि आने का परिचायक है। सधुआ दर्शन जो है, यानी सिंगर के को लुगाई सिंगरोड़ी पूरा मेकअप में 2-4 किलो चून ला रखा है, वो देख ले तो सगुन माना। वो दिल खुश हो जाए नू देख के, तो फिर सगुन नहीं माना जाओगा। नू समझ लो अपना देसी भाषा समझो तो। ठीक है, भारतीयों के लिए वृहत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? रेशम मार्ग का मतलब क्या है? सिल्क रूट, आप जिसने बोला। ठीक है, सिल्क रूट जो है वो भारतीयों के लिए किस बंदे ने खोलने का काम किया था? नाम है कनिष्क है, कुषाण वंश का बड़ा प्रतापी शासक है, अशोक है, मौर्य वंश का शासक है, वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन है, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम फायान है। इनमें से कौन सा, ठीक है बेटा ठीक है, इनमें से कौन सा बंदा जो है जिसने भारतीयों के लिए सिल्क रूट खोलने का काम करा था, उस बंदे का अपने नाम बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लक्की, रवि, पागल, सबके उत्तर बिल्कुल सही है। और वो बंदा कौन था? वो कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसने भारतीयों के लिए सिल्क रूट जो है उसको खोलने का काम करा था। ये जो कुषाण जो है ये करता आए थे, अपने देश के नहीं थे कुषाण। मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया के अंदर पश्चिमी चीन पे है। पश्चिमी चीन की एक जाति है, उस जाति का नाम क्या है? यूची। यूची, यह है लय नहीं है, ठीक है, कदे लय समझिए उसने।
यूची जाति के थे। कौन सी जाति के थे? यूची, यानी जो है मध्य एशिया के पश्चिमी चीन जो है, पश्चिमी चीन से उड़ा अपसरिम उनके लठबैज की लड़ाई मैच की, तो तब जो है दो भागों में बट गया था। तो एक जो कुषाण जो है वो कड़ा आ गए थे, भारत के अंदर आ गए थे कुषाण, ठीक है। और कुषाणों के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बंदा कौन था जिसने भारत में कुषाण वंश की नींव डालने का काम किया था? उसका नाम क्या है? कुजुल कडफिसेस, ठीक है। क्या नाम उसका? कुजुल कडफिसेस। और कुजुल कडफिसेस को किस रूप में जाना जाता है? भारत में सबसे पहले इस बंदे ने, कुजुल कडफिसेस जो था, ये वही शासक है जिस बंदे ने भारत में सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाने का काम किया था, ठीक है। कुजुल कडफिसेस के बाद में दूसरा शासक आता है विम कडफिसेस। विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाओ, और इसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का काम किया था, ठीक है। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों में भी नाम पूछ रहे हो तो किसने चलाए थे? विम कडफिसेस जो है, विम कडफिसेस ने भारत में सबसे पहले सोने के और तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के साथ में तांबे के, कुजुल जो था, कुजुल ने अकेले तांबे के चलाए थे। विम कडफिसेस ने जो है सोने के सिक्के चलाने का काम हिंदुस्तान के अंदर किया था, ठीक है। और जो विम कडफिसेस है, इसी को भारत में जो है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जिक्र आता है कुषाण वंश के सबसे महान शासक जिसका नाम क्या है? कनिष्क, ठीक है। 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क जो है वो गद्दी के ऊपर बैठता है, और कनिष्क की राजधानी की है पेशावर या फिर पुरुषपुर जो है वो कनिष्क की राजधानी है। और जब वो गद्दी के ऊपर बैठा था तो एक संवंत शुरू हुई थी, जिस संवंत का नाम क्या है? शक संवंत है, ठीक है। 78 ईस्वी के अंदर जब शासन संभाला था, और उसी शक संवंत को 22 मार्च 1957 को पंडित नेहरू के द्वारा भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता देने का काम किया था। इसी कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगीति जो थी उसका आयोजन हुआ था कनिष्क के टाइम के ऊपर। इसके अलावा कनिष्क को हम किन किन चीजों के लिए आप याद रखा? पहली चीज गांधार कला शैली के लिए। गांधार कला शैली वो शैली है जिसके अंदर यूनानी कला शैली का इसके अंदर मिश्रण है, और देवी देवताओं की मूर्तियां किसकी? सिर्फ भगवान बुद्ध की, यानी बौद्ध धर्म के जो देवता भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, किसमें? गांधार कला शैली के अंदर। गांधार कला शैली का उद्भव किसके काल में हुआ था? एसएससी में 2 बार प्रश्न आ चुका, तो आपने याद रखना है गांधार कला शैली जो है किसके टाइम में फली फूली थी? तो आपने याद रखना है किसके टाइम में फली फूली थी? कनिष्क के टाइम पे। गांधार कला शैली आ जाओ, मथुरा कला शैली आ जाओ, ये दोनों के दोनों इसी में नाम आओगे, ठीक है। ये आ जाओ सिल्क मार्ग, यानी रेशम जो सिल्क रूट जो है यो कड़ता कड़ता था, चीन से लेकर रोम तक जाया करता था यो, ठीक है। चीन से लेकर के रोम तक जो है यो जाया करता। और जो एक शायर सुनाए दो, पढ़ ले शायरा में कह दरिया है, मौका है 2-3 महीने पढ़ ले, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। ईब नहीं पड़ेगा, नहीं फिर रुक के मारेगा, 1.5 साल पाछा है। आलू ले लो 50 के दड़ी, गाड़ में गाड़ी खड़ी, यो रह जाएगा आखिर में, यो बचेगा तरह। तो कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क की आपने ध्यान रखना है, ये चीज याद रखनी, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, ठीक है। और सिल्क मार्ग जो है चीन से रोम तक जो है इसकी 3 शाखाओं के ऊपर अधिकार कराया था, ठीक है। 3 शाखाओं के ऊपर अधिकार किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। और भारत से जो लाल सागर तक जो शाखा जाती है उसको भारतीयों के लिए खोलने का काम कनिष्क ने कराया था, ठीक है। भारत से जो है लाल सागर तक जो शाखा जाती है उसको खोलने का काम कराया था। यानी रेशम मार्ग भारत से लाल सागर तक किसने खोला था? कनिष्क ने खोला था। कुषाण वंश का शासक था, शक संवत शुरू करी थी। पुरुषपुर या फिर पेशावर इसकी राजधानी है। महान शासक है, यूची जाति के लोग थे। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? बहुत एंडी प्रश्न है, 2-3 बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछ लिया है। कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या पूछ रखी है, बिल्कुल। दूसरी मथुरा थी, मोहित रोहिला बिल्कुल सही है। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी, पहले वाली पेशावर या फिर पुरुषपुर थी। हरियाणा को कितने कृषि क्षेत्र या फिर कृषि जोन भी आप इसको कह सकते हो? हरियाणा के अंदर कृषि जोन या कितने क्षेत्रों में बांटा? देखो किस बेस पर बांटा है इसको हरियाणा को, तो 2 है। एक तो पर्यावरण है इसमें शामिल, ठीक है, कि है पर्यावरण, और दूसरा इसमें शामिल है फसल का आधार इसको बनाया गया, ठीक है। फसल या फिर पर्यावरण, इन दोनों के आधार पर हरियाणा प्रदेश को कितने जोन के अंदर बांटा गया है? 3 जोन है हरियाणा प्रदेश के अंदर, 3 जोनों के अंदर बांटा गया हरियाणा प्रदेश को, ठीक है। किसके आधार पर? पर्यावरण और फसल के आधार पर हरियाणा प्रदेश को कितने जोनों के अंदर बांटने का काम किया है? 3 जोन जो है बांटने का काम किया गया, ठीक है। अलग अलग जिले जो है वो जिले दिए गए इसके अंदर, किसी में 8 है, किसी में 7 है, इस तरह से जिले देने का काम किया गया, ठीक है। पहले वाला जो जिसके अंदर कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, दूसरे के अंदर 7 जिले हैं, तीसरे के अंदर 7 जिले हैं, ठीक है। तो टोटल जो है कितने जोनों के अंदर बांटने का काम किया गया है? कितने हो गए टोटल? 8 7 15, 15 7 22, ठीक है। तो टोटल जो है 22 जिले हैं, और 22 में से जो है 3 जोनों में बांटा गया। पहले में 8 जो जिले हैं, दूसरे में 7 जिले हैं, तीसरे में भी कितने जिले? 7 जिले हैं, ठीक है। हाँ, 32%,
39% और कितना बच गया 29%। इतना टोटल क्षेत्रफल का। पहले जोन में पूछ रहे कृषि जोन बांटे गए तो सबसे बड़ा जोन क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो वो दूसरा जोन है। अगर जनू पूछ रहे जिलों की संख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा कृषि जोन कौन सा है, पहला है उत्तर हरियाणा का आ गया, यू मध्य हरियाणा का, निचला दक्षिण हरियाणा का आ गया। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कृषि जोन कौन सा है, दूसरा है। जिले तो 7 आऊं, लेकिन क्षेत्रफल टोटल 44,212 वर्ग किलोमीटर अपना क्षेत्रफल है, उसका 39% हिस्सा दूसरे कृषि जोन में है, 32% पहले में है और 29% किसमें, तीसरे में है। तो 3 जोन है, मन लगा समझ में आ गया होगा सारा सिस्टम यू। ठीक है, यानी 3 जोन है, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा जोन दूसरा है, जिलों के आधार पर पूछा बड़ा जोन कौन सा, वो पहला में 8, दूसरा में 7, तीसरा में 7। बस ये चीज आपने याद रखनी, शायद हो जाऊंगी। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए। मॉक टेस्ट लीसो के ऊपर मोहित बहुत जल्दी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी मिल जाओगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस पूछ रखा कि दुनिया भर के अंदर जो है विश्व कैंसर दिवस जो है, अरविंद शर्मा, परवीन, लव यू। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि पागल बहुत जल्दी आ जाएगी भाई। तो दुनिया भर में कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले आ जाओ 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाओ है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाओ। ठीक है, विश्व वेटलैंड डे जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाओ? तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर साइट का जिक्र सुना होगा आपने, जिसमें हरियाणा के 2 जो उनको शामिल किया गया था, सुल्तानपुर और बिंडावास, जो आर्द्र भूमि, उनको शामिल करने का काम किया गया था। ठीक है, फटाफट लाइक कर दो एक बार सारे के सारे। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कौन सा दिन मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाने का काम कब किया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाने का काम किया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को भारत के अंदर जो है तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी में कौन सा दिन है? तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 13 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। इसके अलावा 14 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, जो बीजेपी के प्रणेता है, तो जो है बिल्कुल टोटल 49 रामसर साइट हो चुके हैं। बिल्कुल सही है, पहले 46 थी, 3 और बढ़ गई, टोटल रामसर साइट 49 होगी। ठीक है, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाओ, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाने का काम किया जाओगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात कर रहा 28 तारीख की, 28 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का काम किया जाओ है। और 13 फरवरी को एक और दिन हो, ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का वो है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब का मनाया जाओ? 13 फरवरी को मनाया जाओ राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों मनाया जाए? क्योंकि इस दिन भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के ऊपर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्लास की पूरी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम के ऊपर जो है पूरी पीडीएफ मिल जाओगी। स्क्रीनशॉट की बड़क लेनी जिंदगी में छोड़ दो, डिजिटल का युग है ये। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा के अंदर जो है बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? यह बात पूछ रखी, बताओ से बस। हरियाणा में बीज विकास निगम जो है इसका मुख्यालय कड़ा है, गरौंडा करनाल है, गरौंडा में है, या फिर करनाल में है, या फिर पंचकुला में है, या फिर सिरसा में है? बताओ से बस। हरियाणा बीज विकास निगम का मुख्यालय पूछ रखा है, कड़ा है। 1974 के अंदर हरियाणा बीज विकास निगम जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसके द्वारा एक पोर्टल आरंभ किया गया, जिस पोर्टल का नाम क्या है? उत्तम बीज पोर्टल। यह हरियाणा सरकार की योजना है उत्तम बीज पोर्टल, जिसके तहत किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध करवाने का काम किया जाओ। ठीक है, 1974 के अंदर जो है हरियाणा बीज विकास निगम की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी 6 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय कड़ा है हरियाणा का जो पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर जो है इसका क्या है? मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, कल वाली पीडीएफ स्वीटी डाल दी बेटा, आप टेलीग्राम में देखोगे, जीके परवीन उड़ान खोल के देखोगे, उसमें आपको मिल जाओगे। ठीक है, सोनिया, अमित, मिसिस दोहन, रवि पागल, सबके उत्तर आपके सही है। तो पंचकुला के अंदर जो है बीज विकास निगम का मुख्यालय है। 1974 में स्थापना हुई थी और 6 शाखा वर्तमान समय में है। ठीक है, कितनी शाखा? 6 शाखा वर्तमान समय में इसकी है। गुरु नानक देव की आत्मकथा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जो है सिखों के प्रथम गुरु हैं और इनकी आत्मकथा जो है किस सिख गुरु के द्वारा लिखने का काम किया था?
वो बंदे, वो गुरु कौन है? गुरु अंगद अंगद देव हैं, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव वही गुरु हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करने का काम किया था। गुरु अर्जुन देव जिसकी हत्या करने का काम सिखों के एक मूर्ख बादशाह के द्वारा की गई थी, जिसका नाम जहांगीर है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाने का काम सिखों के किसने, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। गुरु अंगद देव जो है गुरु दूसरे गुरु थे सिखों के, और गुरु अंगद देव ने जो है किसकी आत्मकथा लिखी थी? तो गुरु नानक देव की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुरु अंगद देव के द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन समय में हरियाणा, HR लिख दिया, ठीक है यो। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताओ, 1 मिनट में आ गया, जल्दी बताओ, पानी घूंट पी लूं। हरियाणा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? फटाफट बताओ शाबाश। शाबाश, वेरी गुड। मोहित विष्णु, ओहो बहुत अच्छे बालक हो, सबके सही उत्तर हैं। तो प्राचीन समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे था? तो हरियाणा कौन सी नदी के किनारे है? तो प्राचीन टाइम में हरियाणा प्रदेश जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो सरस्वती नदी के किनारे है प्राचीन हरियाणा, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के किनारे है प्राचीन हरियाणा। सरस्वती नदी जो है एक वैदिक कालीन नदी है, और इसका हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस नदी का बहुत बड़ा जो एक सरस्वती है, सॉरी गंगा है, तो गंगा के बाद सबसे पवित्र नदी अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन सी है? तो सरस्वती नदी है, जिसको गंगा के बाद में सबसे पवित्र माना जाता है। आवाज आने लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? गंगा के बाद में सबसे पवित्र किसको माना जाता है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र गंगा के बाद माना जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले कड़ता निकला है, तो यह निकला है उरा जो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश से निकला है, ठीक है। कड़ता निकला है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से सरस्वती निकला, और उसके बाद यमुनानगर के अंदर जो है आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश कर रहा है। कड़ता हुआ यमुनानगर में आदि बद्री, ठीक है। या नू पूछ ले भाई हरियाणा में सरस्वती कड़ता प्रवेश कर रहा है, तो याद रखना आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रहा है। दूसरी बात जे नू पूछ ले, ठीक है, हरियाणा में तो कड़ता हुआ आदि बद्री से होकर है। प्रीति बेटा एनर्जी डाउन नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आदि बद्री जो है वो कड़ता हुआ है, तो आदि बद्री जो है हिमाचल प्रदेश, सॉरी सरस्वती जो है वो हिमाचल प्रदेश से आओ है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कड़ता प्रवेश करा। तो आपने याद रखना है हरियाणा प्रदेश में जो है आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करा। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला हजरता लिखड़ा है, ठीक है। वेद कई नाम है इसके, जैसे वेद समृति, कौन सी नदी को कहा जाओ है? वेद समृति, इसी नदी को कहा जाओ है। वेदवती, वेदवती भी किसको कहा जाओ? सरस्वती नदी को कहा जाओ है, ठीक है। कड़ता लिकड़ा हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला जो है उड़ता लिकड़ा है। अनवदी, अनवती, अनवती, उद्दकवती, उद्दकवती, ये सारे के सारे नाम किसके? अनवती, उद्दकवती, वेद स्मृति, वेदवती, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इसी सरस्वती नदी के हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से लिकड़ गई, सिरमौर से लिकड़ने के बाद जो है वो कड़ा आ गई, तो वो आ गई आदि बद्री में आ गई। यानी नू पूछ ले भाई इस सरस्वती नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता करा, तो आपने याद रखना आदि बद्री से मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करते, ठीक है। इसके बाद कड़ा आ गया यमुनानगर, यमुनानगर के बाद कड़ा आ गया कुरुक्षेत्र आ गई, ठीक है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कड़ा आ गया कैथल, कैथल के बाद में लिकड़ के कड़ा आ जाओ है, या पंजाब में चले जाओ, और पंजाब में एक जगह है पटियाला, ठीक है, पटियाला। और पंजाब में पटियाला के पास में एक जगह है सतराना, सतराना नामक जगह में जो है उनको एक नदी आओ गग्घर, इस गग्घर नदी के अंदर जाके प्रवेश कर जाओ, कड़ा मिल जाओ है गग्घर नदी जो है। गग्घर भाई ऐप अपडेट कर लो नेहा बेटा, चल जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपडेट आ गया, प्लेयर बहुत बढ़िया लगा है। 08 नहीं चल रहा, तो देखो अगर आपने कोई भी बैच ले रखा, अगर पेमेंट कर दी नहीं चल रहा, तो परचेज स्ट्रीम में जाओगे, ऐप में परचेज स्ट्रीम जाओगे तो चल पड़ेगा। कोई भी बैच ले रखा अपना नहीं चल रहा, तो आगे खातर भी बता दूं, परचेज स्ट्रीम पर क्लिक कर दे, अपने आप चल जाओगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कड़ता लिकड़ी आदि बद्री था यमुनानगर, उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और उसके बाद कड़ा चली गया पंजाब में जाके पटियाला के पास में सतराना नामक स्थान जो है गग्घर में जाकर मिल गई, और उसके बाद आगे जाके जो है सिरसा, सिरसा के अंदर भटनेर नामक स्थान के अंदर जाके उसके बाद आगे विलुप्त हो जाओ है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन टाइम में यह जो नदी जो है अरब सागर के अंदर जाकर गिरती थी। और अगर मैं पौराणिक चीजों के ऊपर यकीन करूं, तो अगर आपसे कोई लंबाई पूछ ले सरस्वती की लंबाई, तो 1600 किलोमीटर हुआ करती थी सरस्वती की लंबाई। आज नहीं, प्राचीन टाइम की अगर लंबाई बात करूं
तो कितनी थी, 1600 किलोमीटर हुआ करती। गंगा के बाद सबसे पूजनीय है, अरब सागर के अंदर जाकर के गिरती थी। बस ये चीज आपने याद रखनी। रवि पागल बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। तो सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन हमारा हरियाणा बसा हुआ था। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड 2021 सम्मान दिया गया है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर जो है ये अवार्ड दिया गया है, नो पूछ रही किसको दिया गया है? पूनम सिंह और राम राम बेटा, तो बताओ सहवास, तो किस खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया है? मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के हैं, कौशल परेरा ये भी श्रीलंका के हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसके अलावा डेरिल मिशेल कड़ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड क्रिकेट अवार्ड 2021 जो किसको मिला है? डेरिल मिशेल को मिला है। और डेरिल मिशेल कौन से देश के खिलाड़ी हैं? शायद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, डेरिल मिशेल कड़ के हैं, न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल जो है, इनको आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट ऑफ ईयर 2021 से सम्मानित करने का काम किया गया है। हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहां से कहां तक जाता है? हरियाणा प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, ठीक है, और जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH10 है, ठीक है। और NH10 जो है वो पूछ रहा कि कड़ से कड़ तक जाओ है, दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से बठिंडा, रोहतक से हिसार या फिर दिल्ली से फजीलका? बिल्कुल सही है सचिन, सौम्या, नेहा, गीता, साफ सबके उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा प्रदेश के अंदर से गुजरने वाला, और दिल्ली से फजीलका जो है NH10 हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दिल्ली से फजीलका। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? खरीफ, बताओ शहबाज, खरीफ की फसल जो है इनकी जो है दिल्ली से फजीलका, बिल्कुल सही है। खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसलों की कटाई पूछ रही, की बुआई नहीं कटाई, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई? बताओ शाबाश, खरीफ की फसलें जून और जुलाई के अंदर जो है इनकी बुआई करने का काम किया जाओ है। बिल्कुल सही उत्तरायण लग रहा है सबका, जून और जुलाई के अंदर इनकी बुआई करने का काम किया जाता है। मुख्य जो खरीफ की फसलें शामिल है उनके अंदर कौन सी? कपास है, उड़द है, मूंग है, मक्का है, बाजरा है, तिल है, गन्ना है, हल्दी है, ये सारे की सारी कौन सी फसलें हैं? तो ये सारे की सारी खरीफ की फसलों के अंदर शामिल हैं। और जो है इनकी कटाई जो है कौन से महीने के अंदर करी जाओ है? अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर कटाई करी जाओ है। बुआई जो है जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई करी जाओ, ठीक है। पकने के लिए अत्यधिक गर्मी की थोड़ी सी आवश्यकता होती है और पानी की अधिक आवश्यकता हुआ है इनने पकाई के दौरान। बस इतनी ही चीज आपने याद रखनी है। स्वीटी, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। एक गांव है फरीदाबाद का, गांव का नाम क्या? सिंही। सिंही गांव को निम्नलिखित में से कौन से संत का जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है? फरीदाबाद का गांव है सिंही, और सिंही गांव जो है नुबुजर क्या किस संत के जन्म, किस संत का जो है जन्म जो है सिंही गांव के अंदर हुआ था, ये बात पूछ रखी है। बिल्कुल सही उत्तर है। लेवल थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे हम कल की क्लास से। तो जो है संत सूरदास जो है, संत सूरदास का जन्म स्थान फरीदाबाद का सिंही गांव जो है संत सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। संत सूरदास ने बहुत सारी रचनाएं करी थी, जैसे सूर सागर है, सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, बिहालो, बिहालो, ये सारे की सारी रचनाएं किसकी है? सूर सागर, साहित्य लहरी, बिहालो, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? सूरदास की सारी की सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा एक और सूरदास की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम क्या है? नल दमयंती। नल दमयंती, ये सारी की सारी, नल दमयंती, सूरसागर, साहित्य लहरी, बिहालो, ये रचनाएं किसकी हैं? सूरसागर की हैं। 1479 के अंदर जो है ऐसा माना जाता है फरीदाबाद के सिंही गांव के अंदर जन्म हुआ था। वैसे इनके जन्म के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग इनका जन्म मानते हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? NH8417। तो जो शेरशाह सूरी मार्ग जो है इससे पहले जो पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक जाता है, ठीक है। तो यो जो है सबसे पहले इसका निर्माण जो है नुआजनी भाई, जो जीटी रोड जो इसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो आपने याद रखना CM चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शेरशाह सूरी मार्ग जो इसका नाम सबसे पहले बनवाया था, और इसका नाम क्या था? उत्तरापथ था, ठीक है। उत्तरापथ मतलब क्या था? जो शेरशाह सूरी ने पक्का रास्ता बनवाया, उत्तरापथ नाम से पहले कच्चा रास्ता था यो, ठीक है। कच्चा रास्ता किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, यानी उत्तरापथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था। बाद में शेरशाह सूरी जो 1540 से लेकर के 1545 तक हिंदुस्तान का शासक रहा था, अफगान था ये, और इस बंदे ने क्या करा था? इसको पक्का करवाने का काम किया था। और वर्तमान समय में NH1 जो है, इसको जो है पुराना NH1 है, नया तो शायद जम्मू में जानता होगा यो, तो पुराना NH1 जो है NH1 और NH2 को जोड़ करके 44 बना दिया, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय
राजमार्ग कौन सा है? NH45 है, 44 है। भाई क्लास का टाइम सांझ ना 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक होगा, ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे तक क्लास का टाइम होगा। हर रोज डेली क्लास होगी, छुट्टी का कोई चांस नहीं है। फिर भी अगर मान लिया आधे दिन क्लास मिस होगी तो जीके प्रवीण उड़ान अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस पर आपने मिल जाओगी, सूचना मिल जाओगी, ठीक है। और पीडीएफ भी इस क्लास की मिल जाओगी। इसके अलावा शेड्यूल लगा देगा, शेड्यूल नहीं लगेगा तो उस दिन आप समझ जाइए क्लास नहीं है, नहीं शेड्यूल लग गया तो क्लास होगी, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर सारी सूचनाएं मैं दे रहा हूँ, देख लियो। बिल्कुल सही है। विश्व हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक। और भारत की हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन जो है उनको भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? सर छोटूराम जो है इनका जन्म कब हुआ था? हरियाणा के कौन से इलाके के अंदर जन्म हुआ था सर छोटूराम? गजब के व्यक्तित्व के धनी, हरियाणा के रोहतक के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। और आपने याद रखना इनकी जो निवास स्थान जो है उसकी, इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? नीली कोठी, नीली कोठी या फिर प्रेम निवास, ठीक है, नीली कोठी या फिर प्रेम निवास जो है वो कहा जाओ। सर छोटूराम के बारे में आप बहुत सारी चर्चाएं बार बार मैं करते रहा हाँ, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को रोहतक के अंदर सर छोटूराम का जन्म हुआ था। सर छोटूराम के धर्म के पिता कौन थे? सेठ छाजूराम लांबा जो है, सेठ छाजूराम लांबा जो है वो सर छोटूराम के धर्म के पिता थे। 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ था। जबकि इनका जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? तो वो याद रखना आपने 9 जनवरी 1945 को कड़ा हुई थी, लाहौर के अंदर हुई थी, ठीक है। 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु कड़ा हुई थी। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर जो है, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर 9 जनवरी 1945 को सर छोटूराम की मृत्यु हुई थी। सर छोटूराम की एक किताब आपने याद रखनी है, द कशिश ऑफ इंडिया, ठीक है। द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब जो है वो किसने लिखी थी? तो द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब सर छोटूराम जो है इस किताब के लेखक हैं। द कशिश ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन है? सर छोटूराम है। 9 जनवरी 1945 को किसानों के मसीहा हमें छोड़ करके चले गए हैं। 9 जनवरी 1945 लाहौर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। बस इतनी बात याद रखनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस जो रिसर्च संगठन जो है इसकी प्रमुख प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, देखो डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है और उसका नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, डीआरडीएल, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ का पूरा नाम, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी की एक इकाई है, शाखा है डीआरडीएल, डिफेंस जो है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। इसके निर्देशक बनाया गया, किस बंदे को बनाया गया है? ठीक है, डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर जो है वो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कड़ा है तो दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर। अमित शाह, राम राम बेटा। तो जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति, ठीक है, जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति जो है वो डीआरडीएल के अध्यक्ष हैं। किसके हैं? डीआरडीएल के अध्यक्ष हैं। अच्छा, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? फटाफट बताओ कौन है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में त्राइन में एक युद्ध हुआ था। तो त्राइन उस टाइम पर कड़ा था। तब त्राइन किस राज्य में था, कहां पर स्थित था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था उस टाइम पूछ रहे क्या है, उस टाइम पर त्राइन या फिर त्रौरी जो है वो कहां स्थित था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो बिल्कुल सही है, डी उत्तर आपका सही है। अंकित, एकता, सुमन आपका सही उत्तर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो, हालांकि हरियाणा उस टाइम पे बना नहीं था, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो था त्राइन था। 1191-92 के अंदर 2 प्रसिद्ध युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? भाई ग्राफीन साइंस का सिस्टम हो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अपन इतना ज्ञान है को नहीं, बस बता दूं, रट्टा मार लियो। ग्राफीन नवाचार केंद्र, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ठीक है। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है वो कड़ स्थापित करा जाएगा। तो याद रखना अपने केरल जो राज्य जो है, केरल राज्य के अंदर जो है भारत का, रवि पागल आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सबसे पहले मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखा है। तो कौन है भाई कड़ा है? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कड़ा है केरल में। के वो है ग्राफीन? एक बार कमेंट करके बताइए के सौदा हो। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? ठीक है, राज्यपाल नहीं रहे, यानी 3 तो इनमें इसे पाओगे जो राज्यपाल रह चुके हैं, और एक ऐसा है जो राज्यपाल हरियाणा प्रदेश का नहीं है।
तो सबसे पहले देखो कौन सा है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनको हरियाणा प्रदेश का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड है। 1967 से लेकर के 1976 तक जो है वो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, 1967 से लेकर के 1976 तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे। 8 साल 6 महीने 11 दिन का टोटल समय व्यतीत किया था। 8 साल 6 महीने 11 दिन तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। हरियाणा प्रदेश के संख्या के हिसाब से कौन से नंबर के राज्यपाल थे, तो आपने याद रखना दूसरे नंबर के राज्यपाल थे हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हरचरण सिंह बराड़। बिल्कुल, हरचरण सिंह बराड़ जो है और वो भी हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। जय सुखलाल हाठी, पूरा नाम जय सुखलाल हाठी है, ये भी हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, जय सुखलाल हाठी 1976 से 1977 तक थे। हरचंद सिंह बराड़ हरियाणा प्रदेश के 5वें राज्यपाल थे और ये चौथे नंबर के राज्यपाल थे। ये 5वें नंबर के हैं और ये दूसरे नंबर के हैं। माधव सिंह सोलंकी जो है वो हरियाणा के राज्यपाल कभी नहीं रहे। माधव सिंह सोलंकी एक ऐसा नाम हो जो गुजरात के कार्बन का अलोट्रोप है जी, ग्राफिन भाई बेरा को नहीं केस होता हुआ। ठीक है, तो माधव सिंह सोलंकी गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और भारत के पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो माधव सिंह सोलंकी हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल वो नहीं रहे। हरचंद सिंह बराड़ 77 से 79 तक हरियाणा के राज्यपाल थे। जय सुखलाल हाठी जो है वो 1976 से 1977 तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और भारत हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। भिवानी में इनके नाम से एक नहर भी है। 1967 से 1976 तक हरियाणा प्रदेश के 8 साल 6 महीने 11 दिन तक सबसे लंबा कार्यकाल है। ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय के लिए हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। कौन व्यक्ति हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसके नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? एम जगदीश कुमार है, के सतीश शर्मा है, या फिर जी पवन चतुर्वेदी, या फिर एस संदीप पांडे है। इनमें से क्लास कल भी होगी, बिल्कुल अमित साहन, क्लास डेली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन नहीं होगी उस दिन जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम में बता दूंगा। 7:30 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक अपनी 8:45-9 बजे तक क्लास चलेगी। ठीक है, तो बताओ सेवस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पूछ रहे क्या है, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको याद होगा जिस शख्स का जन्मदिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंदर जो है नवंबर 1956 के अंदर जो है यूजीसी का गठन हुआ था। यानी पहले अध्यक्ष यूजीसी के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नवंबर 1956 के अंदर जो है यूजीसी का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछता तो वो दिल्ली के अंदर है। और एम जगदीश कुमार जो है वो वर्तमान समय में क्या है, यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो लगातार भारत के 10 साल तक 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, तुरंत बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं, वो पहले अध्यक्ष थे किसके? यूजीसी के। इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर 1956 में यूजीसी का गठन किया था। यह मस्जिद यानी खालिस्तान मस्जिद बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनाई गई है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दे दिया। काबुली शाह मस्जिद है, ताल की मस्जिद है, अंजुमन जामा मस्जिद है, या फिर लाल मस्जिद है? देखो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में रहा था? याद करिए, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो आधी रात के किनारे यमुना नदी के किनारे आधी रात को लड़ने का काम किया गया था। जिस युद्ध में पहली बार तोपों और गोलों का प्रयोग करने का काम किया गया था। और इसी युद्ध के अंदर जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने का काम किया था पानीपत में। और अपनी पत्नी काबुली बेग मुसम्मत की याद के अंदर काबुली शाह मस्जिद बाबर ने बनवाने का काम खड़ा किया था, पानीपत के अंदर किया था, अपनी प्रिय पत्नी, अपनी प्रिय बेगम की याद में। देखो, नाम नाम की बेगम थी। बाबर की किताब है बाबरनामा, जिसमें बाबरनामा खुद लिखा। मैं दिल्ली में जब चांदनी चौक में आया था, नहीं नया नया आया था, एक लड़के के ऊपर मोहित हो गया, बार बार जी कर करता उसने देखे जाऊं। उसकी बहू नु कंदी, उसकी माँ कंदी, अरे 3 बहू हतरा है, उनका नहीं भी ध्यान कर ले, क्यों नहीं कराया? फिर भी बिरानी इतने बड़ा कुकर जैम गया। यह थ्योरी मेरे समझ में नहीं आती बाबर की। बिरानी क्यों ले रहा था यो। हाल ही में पीएम मोदी ने किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया है? बहुत गजब का प्रश्न है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी यानी जिसके सम्मान में करे वो बंदा जो है, इक्विलिटी का मतलब बराबर, समानता। और समानता का जिक्र जो है भारत के संविधान के अंदर जो है पहला मौलिक अधिकार हमारा समानता का अधिकार ही है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 जो है, 14 से 18 में किसका जिक्र कर रखा है? संविधान में समानता का अधिकार का जिक्र किया है। और एक ऐसा संत जो समानता को हमेशा प्रेफरेंस दिया करता था, और उस समानता के जनक जो हैं वो कौन है? संत रामानुजाचार्य जो है। संत रामानुजाचार्य जो है, इनके सम्मान में 5 फरवरी को शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पंच धातु से बनी हुई एक मूर्ति का विमोचन किया, जिसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। पंच धातु है, सोना चांदी है, तांबा है, जस्ता है, ठीक है, पीतल है, ये 5 धातु हैं। इन 5 धातुओं से बनी हुई मूर्ति जो है हैदराबाद के अंदर खड़ा करी है। हैदराबाद, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहां पर है? तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद के अंदर जो है इस मूर्ति का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 15 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के अंदर हुआ था। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के क्या है? पहले प्रधानमंत्री हैं। इसकी लंबाई कोई आपसे पूछता तो वो है 216 फीट इसकी लंबाई टोटल। कितनी है? 216। कितनी लंबाई है? 216 फीट है या मीटर है? 216 फुट है, मीटर है? 216 फुट जो है इसकी टोटली लंबाई है। 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। हाँ, अगर मैं इनकी बात करूं संत रामानुजाचार्य की, तो आपने याद रखना 1017 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर नामक स्थान पर, ये वही श्री पेरम्बंदूर है जहां पर राजीव गांधी की हत्या करी गई थी, ठीक है। तो श्री पेरम्बंदूर तमिलनाडु के अंदर 1017 के अंदर जन्म हुआ था। वैष्णव प्रणाली के संत हैं ये, और 1137 के अंदर लगभग 120 साल जीवित रहने के बाद में इस दुनिया से चले जाते हैं। और यह जो मूर्ति बनाई, इस मूर्ति के नीचे क्या लगाया गया? कमल के ऊपर बनाई गई है। किसके ऊपर बनाई गई है? कमल के ऊपर बनाएगी। तो 2-4 बात याद रख लियो मूर्ति की। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कड़ा है, हैदराबाद में है, ठीक है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। किसके सम्मान में बनाई है? संत रामानुजाचार्य के सम्मान में बनाई है। उद्घाटन कद किया है? 5 फरवरी 2022 को किया है। संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी के अंदर तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर में हुआ था। मृत्यु ठीक 120 साल बाद हुई थी। कमल के फूल के ऊपर इसको बनाने का काम किया गया है। 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है, और 5 धातुओं के प्रयोग के कारण ये 216 फीट ऊंची बनाई गई। सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता, ये 5 धातु जो है पंच धातु से इसको निर्मित करने का काम किया गया है, ठीक है। हाँ, बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति भी यही है। हरियाणा नलका योजना 2021 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नलका योजना, या फिर पेपर में इसको नल योजना के रूप में भी इसको पूछा गया था। हरियाणा नलका योजना या फिर हरियाणा नल योजना जो है, ये जो नल या फिर नलका योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रखा है क्या था? तो आपने ध्यान रखना है, तो ग्रामीण लोगों को जो है पानी उपलब्ध करवाना जो है, ये हरियाणा नल योजना 2021 का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण लोगों को नल जो है, जल जो है, स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध करवाना इस नलका योजना का प्रमुख उद्देश्य है। माटी का मोल जो है, ये रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई है? पीली मंदोरी के पंडित जसराज के द्वारा लिखी गई है, या फिर सैयद कासिम, या फिर जयनारायण कौशिक, या फिर पारुल गुलाटी? तो बिल्कुल जयनारायण कौशिक जो है, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? माटी का मोल किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयनारायण कौशिक जो है, इनके द्वारा माटी का मोल लिखा गया है। भाई पढ़ोगे तो सब कुछ है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाला को भी बहुत कुछ मिलता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहां, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। डरने वाले ने किमें कौन मिलता, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ोगे तो सारा जहान आपके कदमों के अंदर होगा, नहीं तो कुछ नहीं है। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है? बताओ शाबाश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन जो है ईसी, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। और 25 जनवरी को ही कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे जो है किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाने का काम किया जाओ, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। तो चुनाव आयोग के जो सदस्य जो अध्यक्ष जो होते हैं, उसकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का काम करता है। 6 साल और 65 वर्ष, यानी लिया तो 6 साल तक रहोगा, या उसकी उम्र तब तक 65 साल हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो माना जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, इनका जो वेतन जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। नु पूछ लिया, देखो नियुक्ति राष्ट्रपति कर हटाया कैसे जा सकता है? तो याद रखना, संसद में महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सके, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद में लाया जाओ, मुख्य रूप से राष्ट्रपति खातर अपन पड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजा खातर भी लिया जा सका है, और चुनाव आयुक्त जो है इस खातर भी लिया जा सकता है। यानी महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो इसको क्या करता है? नियुक्ति देने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। एक याद करिए, एक शख्स हुआ करते थे, भारत के सबसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो सबसे कड़क थे, जिसको हिंदुस्तान में चुनाव सुधारों के लिए जाना जाता, टीएन शेषन। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। आज जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका गला घोटने का काम कर रखा है, लेकिन
टीएन शेषन एक बार अपनी पत्नी के साथ में आईएएस अधिकारी हुआ करते थे और अपनी पत्नी के साथ में एक बार उत्तर प्रदेश जा रहे थे। जब वो रास्ते में तो देखा कि एक पेड़, हर पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है। टीएन शेषन की पत्नी ने कहा कि ये चिड़िया का घोंसला लेकर दे दो। अब देखो, एक आईएएस अधिकारी है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, एक बकरी चराने वाला सिर्फ 5 साल का बच्चा था। टीएन शेषन ने उसको बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ वो घोंसला तोड़ के दे दो। मना कर दिया कि 50 रुपए ले लो, 100 रुपए, 200 रुपए तक देने की हाँ कर दी थी। तब वो लड़का कहता है कि ये मैं 200 रुपए अगर लेकर के चिड़िया का घोंसला, इनकी माँ इन बच्चों से दूर है और मैं यदि घोंसला आपको दे देता हूं तो इसकी माँ के दिल के ऊपर क्या बीतेगी। मुझे आपके 200 रुपए नहीं चाहिए, ये पाप मैं नहीं कर सकता। उसके बाद टीएन शेषन साहब वो कहते हैं कि एक आईएएस अधिकारी को पूरी जिंदगी में ये चीज नहीं सिखा पाई और एक 5 साल के मात्र बकरी चराने वाले लड़के ने इस बात को बता दिया। टीएन शेषन साहब ने उस लड़के से माफी मांगी और परिणाम स्वरूप बहुत सारे पैसे दे करके गए, उस लड़के की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया। टीएन शेषन साहब गजब के मुख्य चुनाव आयुक्त थे हिंदुस्तान के। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है? बताओ शाबाश। एक आयोग बना था भारत के अंदर, एक कमीशन बना था, अगर आपको ध्यान हो तो। उस आयोग का नाम, उस आयोग की सिफारिशों के बाद सारा का सारा काम होता है। कृषि के लिए 1926 में एक आयोग बनाया गया था, याद हो तो आपको, रॉयल आयोग था वो। रॉयल आयोग की सिफारिशों के बाद खेती और पशुधन के अंतर्गत जो है वो काम किया गया था। बी उत्तर बिल्कुल सही आने लग रहा है सबका। तो राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ये स्थित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 15 मार्च को, या फिर 10 दिसंबर को, या फिर 25 जनवरी को? 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर डे होता है, नेशनल वोटर डे होता है। 13 मार्च को कौन सा दिन होता है? नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, यानी बीड़ी हुक्का सारी चीज नहीं पीनी चाहिए इंसान ने। तो नो स्मोकिंग डे जो है वो कब मनाया जाता है? 13 मार्च को मनाया जाता है। बहुत गंदी चीज है फिर, ठीक है। तो 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 15 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हो 15 मार्च को मनाया जाओ। 10 मार्च को कौन सा दिन हुआ है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 मार्च को मनाया जाओ। 25 जनवरी को कौन सा दिन होता है? तो 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर डे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाओ। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाओ है। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाओ है? नेशनल वोटर डे मनाया जाओ। ठीक है, ये दिन है, 2-4 हैं, सारे के सारे याद रख लियो, बहुत काम आने वाले हैं आगे जो पेपर हो गए उनमें। ठीक है, हरियाणा का भिवानी जिला जो है वो किस वर्ष बनाया गया था? यानी भिवानी जिला जो है वो अस्तित्व के रूप में कब आया था? 1966 हरियाणा प्रदेश बना था, 7 जिले थे, 1972, 1973, 79। बताओ शाबाश, भिवानी जो है जिले के रूप में कब आया था? 20 मार्च, बिल्कुल गौरैया दिवस है, बिल्कुल सही है। तो जो है हरियाणा जो है भिवानी कब बना था? 1972 के अंदर भिवानी जिला बना था। और भिवानी का गला बिल्कुल 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा का भिवानी जिला अस्तित्व में आया था, 22 दिसंबर 1972। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 8 मई 1966, 1 मई 1958, या फिर 8 मार्च 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अपने याद रखना है, टेड्रोस एडनोहोम, टेड्रोस एडनोहोम वर्तमान समय में टेड्रोस एडनोहोम, टेड्रोस एडनोहोम जो है WHO के प्रमुख है। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोहोम जो है इसके क्या है? वो इसके महानिदेशक है। स्विट्जरलैंड एक देश है, स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा शहर जो है उसके अंदर WHO का क्या है? वो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है? गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, या फिर कृष्णा नदी है? सबसे पहले नाम आता है गोदावरी जो है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाओ। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर इस नदी की क्या माना जाता है? लंबाई माना जाता है। बहुत सारी परियोजनाएं जैसे श्री राम सागर है, इचमपल्ली है, ये सारी की सारी योजनाएं, इचमपल्ली है, श्री राम सागर है, इचमपल्ली, इचमपल्ली, श्री राम सागर, ये सारी के सारी दोनों के दोनों योजना कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर। ठीक है, इचमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है और जो श्री राम सागर है वो तेलंगाना TL के अंदर। ठीक है, इचमपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर है और श्री राम सागर जो है वो कड़ा है, तो श्री राम सागर जो है ये तेलंगाना राज्य जो है, तेलंगाना राज्य के अंदर जो है गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया बांध है, ये परियोजनाएं हैं। ठीक है,
इसके अलावा ब्रह्मपुत्र आ जाओ। ब्रह्मपुत्र जो है इसको असम का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के बारे में अपन डिटेल तक पढ़ चुके हैं, मिल जाओगी। महानदी जो है, बिल्कुल महानदी जो है, महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना। कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध है, बांध का नाम क्या है? नागार्जुन बांध है। वो कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन बांध। हरियाणा का इतिहास नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? राम सिंह जाखड़ है, पंडित श्रीराम शर्मा है, पंडित नेकीराम शर्मा है, या फिर बनारसी दास गुप्ता है? इनमें से किस व्यक्ति ने हरियाणा का इतिहास नामक किताब लिखने का काम किया था? 1 अक्टूबर 1899 को इनका जन्म झज्जर के अंदर हुआ था। 1 अक्टूबर 1899 1899 को 1 अक्टूबर को इनका जन्म झज्जर के अंदर हुआ था। पंडित श्रीराम शर्मा जो है, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? हरियाणा का इतिहास। और दूसरी जो है नवरत्न नामक किताब जो है, नवरत्न और हरियाणा का इतिहास लिखा था। इसके अलावा पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा ही 1923 के अंदर एक उर्दू अखबार जो था, तिलक नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र जो है, तिलक जो है उर्दू अखबार था, साप्ताहिक समाचार पत्र है। और इसको पंडित श्रीराम शर्मा जो है, इसके द्वारा 1923 के अंदर जो है तिलक नामक समाचार पत्र को निकालने का काम किया गया था। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न नामक किताब लिखने का काम किया था 1937 से लेकर के 1962 तक। वो संयुक्त पंजाब के अंदर जो है एमएलए भी रहे थे, ठीक है, यानी संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य वो रहे हैं 1937 से लेकर के 1962 तक। विजिलेंस जो है, हरियाणा विजिलेंस चेयरमैन कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पुलिस आयोग कमेटी हरियाणा के, उसके भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। और गजब की बात बताता हूं, 7 अक्टूबर 1989, 7 अक्टूबर 1989, 7 अक्टूबर 1989 को इनका निधन हुआ था। और इनके निधन के ऊपर इनके कद का अनुमान आप इसी चीज से लगा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के तीनों लाल उपस्थित थे, भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल, तीनों लाल जो इनके निधन के ऊपर आए थे। और राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो स्वयं तो नहीं आ पाए थे, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उन्होंने अपनी ओर से भेजा था, ठीक है। तो जो है 1 अक्टूबर 1899 झज्जर के अंदर जन्म हुआ था। 10 साल तक वो जेल में रहे थे। हरियाणा विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1937 से 1962 तक वो संयुक्त पंजाब के एमएलए थे। 1923 में साप्ताहिक पत्रिका तिलक निकालने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत के सुंदर वन किस पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है? पूर्वी भारत के जो सुंदर वन जो है किसके उदाहरण है? तो वो पठार के उदाहरण है। पूर्वी भारत के सुंदर वन किसके उदाहरण है? पठार के उदाहरण है। हरियाणा के हिसार जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 10 मई 1857 को ये जो क्रांति जो है, अंबाड़ा से इस क्रांति की ज्वाला हरियाणा प्रदेश के अंदर फूटी थी, ठीक है। मंगल पांडे को इस क्रांति के लिए हम लोग सबसे पहले याद करा है। और श्याम सिंह नाम का गद्दार था जिसने अंग्रेजों को सूचना देने का काम किया था। 10 मई 1857 को सबसे पहले हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर जो है क्रांति हरियाणा में फैली थी। मोहम्मद आजम जो है, मोहम्मद आजम जो है, इसने 1857 की क्रांति के अंदर हिसार शहर जो है, हिसार शहर का नेतृत्व करने का काम किया था। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसकी जयंती के अवसर के ऊपर मनाया जाता है? भारत के एक बड़े महान प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको हम लोग बहुत कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। याद करिए, जिस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी जो है जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 1977, उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है और 77 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 79 के अंदर जो है मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। इंदिरा गांधी सरकार बनाने लायक नहीं थी, लेकिन सरकार में समर्थन देकर के तब वो चौधरी चरण सिंह के पास जाती है और जाकर कहती है, चौधरी साहब आप पूरे के पूरे 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहोगे, मैं आपको बाहर से समर्थन देती हूँ। बोला बड़ा था बेचारा, कटिंग वाली न देख के मैंने क्या बोला, ठीक से भाई तुमके गलत कंदी होगी, पड़ गया चक्राव ने बोला ठीक से भाई तो कवा है तो मान जूंगा। इंदिरा गांधी की बकाई में आके सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद मात्र 24 दिन हुए थे। 24 दिनों के बाद इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, मात्र 24वें दिन। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक आप भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहिए। इस देश की विडंबना रही है कि चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री यदि लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहते तो किसानों की दशा और दिशा अवश्य सुधर जाती। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि मात्र 24 दिन तक स्थायी प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने काम किया था। उन्हीं की जन्मदिन होता है 23 दिसंबर को, इसलिए राष्ट्रीय किसान दिवस इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में, देखिए अजब सी एक विडंबना है, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के बेटे हुआ करते थे चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह का एक भाषण मैंने देखा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उसके अंदर बैठा गुंडा। आज उनके पुत्र जयंत चौधरी
समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। मैं उस दिशा में नहीं जा रहा कि कौन कहाँ जा रहा है, मैं सिर्फ वो चीज बताता हूँ कि राजनीति एक ऐसी अस्थायी धंधा है, कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है परिस्थितियों और समय के हिसाब से। किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य के अंदर? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। बताओ शाबाश, किस राज्य के अंदर जो है, लो भाई क्वेश्चन का आगे तट गया। भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। बताओ शाबाश। मुद्दुमलाई है, मुकृति है, अन्नामलाई है? मुद्दुमलाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई को इंदिरा गांधी आईजी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं। मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, ये दोनों के दोनों भी ओड़े हैं। जड़ा कौन सा है? यो है ओड़े। ठीक है, बताओ शाबाश। कड़ा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो शाबाश। गुंडई है, मुकुर्ती है, ये सारे के सारे कड़ा है तमिलनाडु के अंदर है। तो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कड़ा है तमिलनाडु के अंदर है, मन्नार की खाड़ी। भारत में गरीबी का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? गरीबी का आंकलन भारत के अंदर जो है, कौन सी एजेंसी जो है वो गरीबी का आंकलन करने का काम करती है? योजना आयोग, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालय? तो भारत के अंदर जो है गरीबी का आंकलन करने का काम जो है 15 मार्च 1950 को एक संस्था का गठन हुआ था, जो एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, यानी एक गैर संवैधानिक निकाय है, और उसका नाम क्या है? योजना आयोग है। 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एक व्यक्ति योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी होता है, और गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान समय में जो है डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग बना दिया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग बना दिया, और वर्तमान समय में डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। जबकि सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जो है, अमिताभ कांत वो नीति आयोग के क्या है? सीईओ हैं। डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। योजना आयोग को नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को बदला था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके नीति आयोग के पहले और वर्तमान के अध्यक्ष हैं। 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियर महाविद्यालय कहां पर स्थित था? फटाफट बताइए। जिस टाइम पे हमारा हरियाणा जो बना था, उस टाइम पे 1966 में एकमात्र इंजीनियर विद्यालय, हरियाणा प्रदेश का एकमात्र जो है इंजीनियर, वो पूछ रखा है तो वो कड़ा है। फटाफट बताने का काम करिए। एकमात्र इंजीनियर विश्वविद्यालय हरियाणा का जो है वो कड़ा है, या जगह का नाम पूछ रखा कड़ा था? बिल्कुल भाई। आने वाली 15 फरवरी जो है, 15 फरवरी को सुबह 9 बजे जो है एक नेशनल जीके का थ्योरी बैच जो है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ाई जाओगी। थ्योरी बैच है नेशनल जीके का। ठीक, एमसीक्यू नहीं है, थ्योरी बैच है। गला एमसी तो एमसीक्यू वैसे करवाए जाओगे। 15 तारीख में सुबह 9 बजे लिसो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यो महाविद्यालय कड़ा था, इंजीनियर महाविद्यालय वो कड़ा था, कुरुक्षेत्र के अंदर था। सागर दैया आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सोवियत संघ जो है उसका विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ठीक है, कोल्ड वार जो है शीत युद्ध हथियारों के साथ में नहीं लड़ा गया था। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध का एक प्रतीक हुआ करता था, अगर आपको ध्यान आता हो। एक दीवार है, जिस दीवार को क्या कहा जाता है? बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार जो है, इसको शीत युद्ध का प्रतीक माना गया। ठीक है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा था? बर्लिन की दीवार जो है शीत युद्ध का सबसे बड़ा, बर्लिन और जर्मनी के बीच की दीवार थी। और ये जो बर्लिन और जर्मनी के बीच की दीवार थी 1961 के अंदर बनाई गई थी, और 1979 के बीच जो है बर्लिन की दीवार जो, इसको शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। एम के भी आपका उत्तर गलत है। 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो सोवियत संघ बहुत सारे टुकड़ों के अंदर बट गया। ठीक है, आज जिसको हम रूस बोलते हैं वो सोवियत संघ का बहुत बड़ा हिस्सा था। ठीक है, तो 1991 के अंदर सोवियत संघ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस पूरी की पूरी पीडीएफ जो है नुक्क्यू अपना जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाओगी, घबराइयो ना। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किसने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? सुचेता कृपलानी हरियाणा के अंबाला की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राम सिंह जाखड़, पंडित श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा के झज्जर के अंदर जन्मे, 1 अक्टूबर 1899 को जन्मे पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा साप्ताहिक उर्दू पत्रिका तिलक निकालने का काम किया गया था। बगदाद समझौते को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा था? बड़ा गजब का प्रश्न है। बगदाद समझौता याद करिए, तारीख है 24 फरवरी 1955। 24 फरवरी 1955 जो है
24 फरवरी 1955, ठीक है। 24 फरवरी 1955 को एक समझौता हुआ था जिसको क्या कहते हैं, बगदाद समझौता कहा जाता है, 24 फरवरी 1955 को। और यह समझौता जो है, इसके अंदर 5 देश बगदाद समझौते के अंदर शामिल थे, जिसमें ईरान है, इराक है, तुर्की है, पाकिस्तान है और यूनाइटेड किंगडम है। कौन से हो गए? ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। 1959 के अंदर जो है इससे एक देश अलग हो गया था, और उसके बाद जो है बगदाद समझौते को दूसरा नाम दे दिया था। इराक जो था इससे अलग हो गया था, और उसके बाद इसका नाम क्या बच गया था? सेंटो, CENTO, ठीक है। बगदाद समझौते को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा था? सेंटो, ठीक है। 5 देशों के बीच में हुआ था ये 24 फरवरी 1955 को। अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना था, लेकिन वित्तीय फंडिंग इसको उपलब्ध करवाने का काम किया करता था, ठीक है। इसलिए जो है बगदाद समझौते को सेंटो के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तरी टायर है, ठीक है। उत्तरी टायर, उत्तरी टायर कहा जाए इसको, उत्तरी टायर, उत्तरडा नहीं, उत्तरी टायर। निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र के अंदर शामिल नहीं था? आप सभी को पता है 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। विश्व के अंदर दूसरा युद्ध था, और उसके अंदर जो है दुनिया जो है 2 भागों में बटी थी। एक तो मित्र राष्ट्र थे, दूसरे धुरी राष्ट्र थे। मित्र और धुरी राष्ट्र दोनों के दोनों थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो धुरी मित्र जो थे, धुरी कौन से थे? बिल्कुल ये तीनों के तीनों जर्मनी, इटली, जापान, इनकी तरफ से लड़ने वाले वो कौन से थे? वो धुरी राष्ट्र थे। और एक बच गया फ्रांस जो है, वो किस में शामिल था? वो मित्र राष्ट्रों के अंदर शामिल था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कृष्ण देवराव ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना करी थी? विजयनगर जो है इसके समीप जो है कृष्ण देवराय कौन से वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था। खुद भी तमिल भाषा के अंदर लिखने का काम करता था, और कृष्ण देवराय के जो है अष्ट दिग्गज रहा करते थे इसके शासनकाल के दौरान, यानी 8 दिग्गज थे इसके दौरान, ठीक है। तुलु वंश का बड़ा महान शासक है कृष्ण देवराव, जो 1509 से लेकर के 1529 तक थोड़े से कम समय के लिए जो है कृष्ण देवराय जो है वो शासक रहा है। और एक किताब इन्होंने, बड़ी गजब की किताब है, तेलुगु भाषा के अंदर इस किताब को लिखने का काम इस बंदे ने किया था, अमुक्त माल्यद। कौन सी किताब लिखी थी? अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद किताब जो है तेलुगु भाषा के अंदर कृष्ण देवराय ने लिखी थी। और वो उपनगर कौन सा है? वो उपनगर है नगलपुरम। कौन सा है? नगलपुरम जो उपनगर जो है, इसकी स्थापना किसने करी थी? कृष्ण देवराय प्रथम जो है, इसने क्या किया था? कृष्ण देवराय प्रथम जो है, इसी बंदे ने जो है अमुक्त माल्यद नामक किताब लिखी थी। और जो है अष्ट दिग्गज जो है इसी को कहा जाता है। इस बंदे का एक नाम है, उपनाम जो है आंध्र भोज के नाम से भी इस बंदे को जाना जाता है। आंध्र भोज, आंध्र भोज के नाम से तुलु वंश का एक महान शासक है कृष्ण देवराय, जो 1509 से लेकर के 1529 तक शासक रहा। अपनी मां के नाम के ऊपर नगलपुरम उपनगर बसा था। अमुक्त माल्यद जो किताब जो है तेलुगु भाषा के अंदर लिखी थी, इसके दरबार में 8 दिग्गज रहा करते थे। आंध्र भोज जो है इसका क्या है? निक नेम है, उपनाम है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? सबसे पहले देखो, अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तय तिथि नहीं होती, इसलिए इसके त्याग पत्र का कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को देता है। मुख्य न्यायाधीश अपना राष्ट्रपति के त्याग पत्र किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को देने का काम करता है, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देने का काम करता है? वो अध्यक्ष को देने का काम करता है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है दोनों के आपसरी में बांट ले हैं त्याग पत्र ना, वो उसने दे दिया है, वो उसने दे दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या कितनी होती है? गण पूर्ति का मतलब बुरा क्या है? यानी कोरम पूरा करने खातर, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को चलाने खातर कितने सदस्य आवश्यक है? टोटल सदस्य जो है उनका 1/10 भाग जो है, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग जो है वो कोरम पूरा करने खातर चाहिए। अगर 1/10 भाग नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कोरम पूरा नहीं होगा, वो सदन जो है वो नहीं चला जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति कितनी है? 1/10 भाग है। किस नगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी जो किस नगर को कहा जाता है? देखो बताओ शाबाश, तब तक 1-2 अभियान लिखवा दी हूं। पंख अभियान, पंख अभियान कड़ा का था, तो पंख अभियान जो है मध्य प्रदेश में चला गया था। एक अभियान है इरादा, इरादा अभियान जो है वो कड़ा चला गया था जम्मू और कश्मीर के अंदर। शाबाश, बताओ हरिपाल पूजा, आपके उत्तर सही है। एक और अभियान है इंतजार आपका, इंतजार आपका, यो भी कड़ा चला गया था, मध्य प्रदेश का अभियान है। इंतजार आपका जो है कड़ा का अभियान है, मध्य प्रदेश का अभियान है।
ठीक है, तो बिल्कुल सही है। छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। पंख अभियान मध्य प्रदेश का, इरादा अभियान जम्मू कश्मीर का, इंतजार आपका अभियान कड़ा मध्य प्रदेश का। पूरी पीडीएफ जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाओगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का आवंटन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है, सबसे बड़ा स्टेट है। अगर जनसंख्या के हिसाब से इसको मापें, यदि देश के अकॉर्डिंग देखें तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों की संख्या कितनी है? 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। नंबर 2 पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं। आंध्र में बताओ कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में बताओ फटाफट कितनी सीट है? ठीक है, तो यूपी के बाद में यूपी में 80 है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र के अंदर 48 है, पश्चिमी बंगाल जो है पश्चिम बंगाल के अंदर 42 है, तमिलनाडु के अंदर कितनी है? शायद 29 होंगे तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बताओ शाबाश कितनी है? यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, और उसके बाद अगला नंबर आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कितनी है? 29 सीटें। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम कौन सा है? मेवात है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गुड़गांव हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। दो चीज आपने ध्यान रखनी है, साक्षरता गुड़गांव में है, और जो है बेटियों की सबसे कम संख्या भी, गणे पढ़े लिखे लोग होड़े बेटियों की संख्या कम है। मेवात में सबसे एजुकेशन कम हो और बेटियों की संख्या मेवात में की है ज्यादा है, उल्टा है। दोनों चीज आप देख लियो उसने। भारत में लोकसभा का स्पीकर क्या किया जाता है? बताओ शाबाश, लोकसभा का स्पीकर क्या किया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। वो चयनित होता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, या फिर किसी के द्वारा उसको नियुक्त करने का काम किया जाता है? एक दो महोत्सव लिखवा देता हूं। थुम्बी महोत्सव कड़ा का है, केरल का है थुम्बी महोत्सव। ठीक है, बताओ शाबाश, थुम्बी महोत्सव कड़ा का है, केरल का है? बोलो शाबाश। एक उत्सव है लोसार, लोसार उत्सव, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, लद्दाख का एक पशु बना गया हिम तेंदुआ। तो जो है इसको क्या किया जाता है? इसका चयन करने का काम किया जाता है। ठीक है, मनोनीत नहीं होता, चयनित होता है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो बिल्कुल सही है, मीरपुर रेवाड़ी के अंदर जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर खड़ा है, तो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। 8वां पर्यटन मार्ट जो था वो कहां मनाया गया था? इंफाल के अंदर मनाया गया था। 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कलकत्ता के अंदर मनाया गया था। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव दिल्ली के अंदर मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2021 के अंदर का हुआ था, लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास किसी लगी सारे के सारे कमेंट जरूर कर दियो। तड़का फिर मिलेंगे 7:30 बजे से लगभग 8:45 बजे तक। तो जय हिंद, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम, भारत माता की जय।